disease triangle. Now, if there is a susceptible host, मतलब रेजिस्टेंट होस्ट ना हो और बहुत वायरुलेंट पैथोजन हो जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं या ज्यादा लंबे समय से पाए जा रहे हैं और एनवायरमेंटल कंडीशन भी बहुत सही है इन्फेक्शन फैलाने के लिए, तब हो जाता है प्लांट में डिजीज. सो द ससेप्टेबल होस्ट, कंडक्टिव एनवायरनमेंट और पैथोजन तीनों मिलके एक जो डिजीज ट्रायंगल तैयार करते हैं. लेकिन बट आप डिजीज क्या है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. कोई भी प्लांट अगर अपनी नॉर्मल कंडीशन से अपीयरेंस में अलग दिख रहा है या उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही है जिसकी वजह से पैदावार कम हो रही है, देन वी कैन से दैट ये प्लांट को डिजीज हुआ है. प्लांट को डिजीज कब होती है? आइदर तो प्लांट दो टाइप का हो सकता है कि प्लांट अगर एनवायरमेंटल कंडीशन के वजह से डिजीज्ड है, मतलब जैसे सॉइल अगर बहुत ज्यादा अल्कलाइन या ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं तो सॉइल में मिनरल्स है भी तो भी प्लांट इजीली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है रूट से, तो इसकी वजह से बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे जाते हैं. तो दैट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर. लेकिन अगर पैथोजन क्रिएटेड मतलब पैथोजन क्या है? कोई भी फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, नेमाटोड हो जो कि प्लांट में एंट्री करता है और खुद फैल जाता है, खुद अपना ग्रोथ कर लेता है एट द कॉस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो ये जब हो जाता है कि the pathogen is taking advantage of the materials, growing materials of the plant and itself growing, and the plant growth has totally stopped and the yield has reduced and plant is appearing very sickly, तभी हम बोलते हैं कि disease हुआ है due to some pathogenic factors. इसके अलावा भी पैथोजेनिक फैक्टर्स के अलावा भी एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहती है. एनवायरनमेंट जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंगल इन्फेक्शन अगर हम समझते हैं तो उसमें क्या रहता है, एयर और सॉइल दोनों ही हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, टेम्परेचर कूल होना चाहिए. तो ऐसे कूल ह्यूमिड कंडीशन में बोथ सॉइल एंड वाटर में अगर हाई ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर है तो फंगल इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है. तो फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर एनी इन्फेक्शन ये डिपेंड करता है कौन सी पैथोजन है. और पैथोजन होस्ट की एक पेयर भी बनी रहती है कि ये पैथोजन ये होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, दूसरे होस्ट को उतना इन्फेक्ट नहीं करता. सो डिफरेंट लेवल ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एज वेल एज द होस्ट पेयर पैथोजन, ये सब उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन में आ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय ससेप्टेबल होस्ट? ससेप्टेबल होस्ट है कि जो होस्ट एक पैथोजन को वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो वो वाले होस्ट को ससेप्टेबल होस्ट बोलते हैं. अगर होस्ट में ऐसे जीन्स है जो कि रेजिस्ट करने में क्षमता रखती है पैथोजन को, तो ये डिजीज ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होती है. So the main thing that is needed, three factors for a disease triangle is the pathogen, environment and conductive environment and the susceptible host. Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. This is a request video. You can request me other videos also, and if you want that, write it in the comment section. Today I'm going to discuss about the disease triangle in detail. So let's begin the video. So the first thing is the host. होस्ट जो है उसमें अगर जेनेटिकली रेजिस्टेंट है, मतलब बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो कि पैथोजन को रेजिस्ट कर सकता है, तो ये डिजीज नहीं होगा. लेकिन अगर ये ससेप्टेबल है, इसमें रेजिस्टेंट जीन्स उतने हैं नहीं, तो एक क्या मल्टीपल डिजीज साइकिल हो सकता है सिंगल ग्रोइंग पीरियड में. वो डिपेंड करेगा कौन सी पैथोजन है. कुछ पैथोजन मल्टीपल साइकिल्स कर लेते हैं, कुछ पैथोजन जो है एक ही साइकिल कर लेता है इसकी होस्ट में. पर ये डिपेंड करता है कि पैथोजन कितना वायरुलेंट है, पैथोजन कौन से टाइप के है और होस्ट की ससेप्टेबिलिटी लेवल क्या है और
एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है। कभी कभी होस्ट अगर कुछ एक पर्टिकुलर स्टेज में है, जिस स्टेज में कभी भी उस होस्ट प्लांट को पैथोजन अटैक नहीं कर सकता, तो ये वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम अपने तरह से कैसे डिजीज को दूर रख सकते हैं कि प्लांट को प्रॉपर स्पेसिंग में आप इसको प्लांट करो। वाइडली स्पेस्ड है तो डिजीज ट्रांसमिशन की लेवल बाय फिजिकल टच वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं पैथोजन। नाउ it can be a virus, it can be fungi, it can be a bacteria or even a nematode. Yes, even nematode causes diseases, a lot of plant diseases. For example, अगर हम सोयाबीन को लेते हैं, soybean is a very important crop, both in India as well as the western countries, especially US में तो ये बहुत important एक crop है। तो जो सोयाबीन है उसकी सोयाबीन मोज़ेक वायरस जो है, सोयाबीन मोज़ेक वायरस, इट प्रोड्यूसेस मोज़ेक डिजीज इन सोयाबीन। बैक्टीरिया अगर हम देखें तो स्यूडोमोनास की एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है जो बैक्टीरियल ब्लाइट करवा देता है सोयाबीन में। इसके अलावा जो फंगस है वो भी लाइक फैकोप्सोरा ये करवा देता है सोयाबीन में रस्ट डिजीज। सो हम देखते हैं कि वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है और नेमाटोड, जैसे सोयाबीन में जो सिस्ट फॉर्म होता है, सोयाबीन सिस्ट नेमाटोड, ये क्या करता है, सोयाबीन के प्लांट्स में सिस्ट फॉर्म कर देता है एंड ये इससे पैदावार कम हो जाती है। तो चारों टाइप के पैथोजन मोस्टली प्लांट डिजीज करवाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ईच ऑफ द पैथोजन इन डिटेल। जो फंजाई है ये काफी माइक्रोस्कोपिक है और ये जब ग्रो करता है तो एक ऐसा फंगल फिलामेंट को हम हाइफा बोलते हैं, और हाइफा जैसे जैसे ग्रो करता जाता है तो वो क्या करता, फर्दर ये ब्रंच आउट कर जाता है और ऐसे नेटवर्क जैसा बना लेता है जिसको हम माइसेलियम बोलते हैं। तो ये जो माइसेलियम जो है ये बहुत ग्रो करने के बाद, प्राइमरी जब ग्रोथ हो जाती है तब ये रिप्रोड्यूस करने लगता है, तो स्पोर फॉर्म कर लेता है और तभी जाके हमको पता चलता है कि फंगल डिजीज हुआ है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर सिम्टम्स दिखने लगे, तब तब तक का जो पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड में हमको पता नहीं चलता। जब प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं और फ्रूटिंग बॉडी हमको दिखने लगता है जो कि अपर या लोअर एपिडर्मिस को फाड़ के निकल आता है, तभी हमको फ्रूटिंग बॉडी दिखती है और हमको पता चलता है कि हाँ भाई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तभी जाके हमको पता चलता है। तो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई, इट इज सुपर इम्पोर्टेंट। अगर रस्ट देखो, विल्ट देखो, माइल्ड्यू देखो, सारे जो है फंजाई ही करते हैं। बैक्टीरिया जस्ट लाइक फंजाई, जैसे फंजाई की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट वो भी फंजाई है। और अगर ब्रेड इंडस्ट्री देखो, बियर बनाने में फंजाई की इंपॉर्टेंस है। वैसे ही सेम बैक्टीरिया में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। फंजाई से जैसे पेनिसिलिन भी तैयार होती थी, तो बैक्टीरिया से भी बहुत सारे मेडिसिन तैयार होते हैं। पर बैक्टीरिया प्लांट डिजीज भी करता है एज वेल एज एनिमल डिजीज भी करता है। अगर हम देखें एनिमल डिजीज तो ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया वो भी करता है।
तो बैक्टीरिया की एक प्रॉब्लम ये है कि ये इतना छोटा है, ये भी माइक्रोस्कोपिक है और इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। ये क्या करता है, एक बैक्टीरिया इजीली डिवाइड होके दो बना बना लेता है और बहुत कम समय में, और इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन से ये ग्रो करता है। तो एक से दो, दो से चार करके पूरा एकदम मासिव एक कॉलोनी बना लेता है, और वो भी बहुत कम समय में। से फॉर एग्जांपल आधा घंटे में ये इसका रिप्रोडक्शन। सो आधा घंटे में एक से दो हुआ, तो से आधा घंटा, सो एक घंटे में इसका क्या होगा, चार हो जाएगा। तो पूरा दिन में 24 घंटे में तो ये पूरा जो है एक ऑर्गेन में फैल सकता है इजीली। तो प्लांट्स कितने छोटे होते हैं, तो प्लांट की बॉडी में तो ये इजीली एक ही दिन में बहुत सारा इन्फेक्शन फैला देगा। और जस्ट लाइक फंजाई, बैक्टीरिया भी सॉइल में स्टे कर सकता है। बैक्टीरिया और फंजाई ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं, ताकि जो सराउंडिंग एरिया में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाए, और वो डिकम्पोज जो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट है उसको इजीली एब्जॉर्ब करके बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में बहुत लंबे समय तक रह सकता है। सो बोथ द फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये अगर सॉइल में होस्ट प्लांट हो या कोई सॉइल में होस्ट प्लांट नहीं भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सॉइल में इजीली रह सकता है, क्योंकि ये जो है डेड मैटर से भी अपना गुजारा कर लेता है। इट कैन ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम, both bacteria and fungi can obtain nutrition from the dead organic matter in the soil, so it can permeate in the soil for long period of time. और बैक्टीरिया जो है, सॉइल की कंडीशन खराब भी है तो वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंडोस्पोर भी फॉर्म कर लेता है। एंडोस्पोर भी फॉर्म कर लेता है, मतलब बैक्टीरिया के सराउंडिंग में एक मोटा सा एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है, जिसको ऐसे वाले स्टेज को हम एंडोस्पोर बोलते हैं। तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर भी फॉर्म कर लेते हैं। वायरसेस, अनलाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, वायरस सॉइल में बिना होस्ट के टिक नहीं सकता, क्योंकि ये डेड डिकेइंग मैटर पे जिंदा नहीं रह सकता। इसके लिए लाइव होस्ट, एक जिंदा प्लांट, जिंदा एनिमल, जिंदा ह्यूमन बीइंग चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जैसे ही से फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियोफेज या कोई वायरस है जो कि सेल में, दूसरे सेल में अगर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, तो वो बैक्टीरिया या वो सेल के अंदर उसकी सेल की ही खुद की मशीनरी यूज करके वो अपना बहुत सारा जेनेटिक कॉपी तो बना सकता है, लेकिन ये प्रोसेस बिना होस्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता। सो वायरस को जैसे ही ये बहुत सारे इसकी रिप्रोडक्शन हो गई, तो कोई दूसरा वेक्टर चाहिए होगा या डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए होगा। कोई से फॉर एग्जांपल एक लीफ से दूसरे लीफ जो है, एक प्लांट की लीफ से दूसरे प्लांट के लीफ में डायरेक्ट अगर कांटेक्ट है तो वायरस फैल सकता है। कोई भी से फॉर एग्जांपल एफिड हो या लीफ हॉपर हो, ऐसे इंसेक्ट एक एक प्लांट पे, एक प्लांट की सैप उसने खाई, फिर वो फ्लाई करके गया दूसरे प्लांट के सैप खाने के लिए या लीफ खाने के लिए। तो ऐसे में एक डिजीज, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिजीज, डिजीज प्लांट, ये अगर डिजीज प्लांट है तो इधर जाके ये नया प्लांट में भी, ये लीफ में भी ये वो डिजीज, वायरल डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। सो दिस इज द न्यू प्लांट एंड इट इज गेटिंग affected by the वायरस। तो वेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वायरल डिजीज को स्प्रेड करने में। इसीलिए हमको वायरल डिजीज अगर स्टॉप करनी है तो जो इंसेक्ट पेस्ट है फील्ड में उसको कम करना चाहिए। नेक्स्ट कंटेंडर इज अवर नेमाटोड।
नेमाटोड ऐसे ऐसे लंबे जैसे होते हैं, पर ये भी बहुत ही छोटा होता है, मतलब 1/8 या 1/64 ऑफ एन इंच। तो इतना छोटा होता है कि इसको भी आप माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। ये सॉइल या वाटर में रह लेता है और प्लांट की रूट को बहुत खराब तरीके से इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो है, ये अपना जो मुंह से, अपना मुंह वाला पोर्शन से, दिस इज नॉट द, ये क्या करता है, अपना जो ये माउथ वाला पोर्शन है, इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल की न्यूट्रिएंट ये सक कर लेता है। इसकी जो है ना, ये जनरली रूट, कोई प्लांट है तो प्लांट की जो रूट है उसको इन्फेक्ट करता है। वो जो छोटे एग्स रहते हैं, वो एग स्टेज में क्या करते हैं, ये एग स्टेज में ये पेरिनेट करता है, हाइबरनेटेशन मोड में ही रहता है। जैसे ही अच्छा कंडीशन आया तो एग हैचेस इनटू जुवेनाइल स्टेजेस, द लार्वल स्टेजेस, जिनमें 4 लार्वल स्टेजेस होती है। एक के बाद एक मोल्टिंग करते करते ये एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है। जैसे ही ये एडल्ट होता है तो ये फिर से अपना अंडा देने लगता है। तो एंटायर जो लाइफ साइकिल है, ये सिर्फ 20 से लेके 22 लेके 60 डेज में ही कंप्लीट करता है। तो एक कोई प्लांट जो है, उसकी ग्रोथ और मतलब पैदावार हो, ग्रोथ से लेके इसकी जो फसल, जैसे कोई 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 वीट को हम समझ लेते हैं, तो इसके लिए भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगते हैं। तो कोई भी 3 मंथ्स मतलब आपके 90 डेज, 90 डेज। सो कोई एक प्लॉट ऑफ लैंड में अगर नेमाटोड एक दो भी है, तो भी वो नेमाटोड पूरा 90 डेज आते आते ये पूरा फील्ड में अपना जो है एग, उस एग से फर्दर 20 डेज में अगेन दूसरे नेमाटोड्स, वो सारे नेमाटोड्स अगेन, जैसे जैसे ये साइकिल कंप्लीट होता, जब बार बार साइकिल होता जाएगा, तो एंटायर फील्ड को ये इफेक्ट कर सकता है। एंड एंटायर जो फील्ड है, ये नेमाटोड के इन्फेक्शन से पूरा फसल खराब हो सकता है। तो ये जो पैथोजन है, इसको हम इजीली, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी जो है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक प्लॉट ऑफ लैंड से दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड को इजीली हम इसको काउंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक, दिस इज अ प्लॉट ऑफ लैंड विथ नेमाटोड एंड दिस इज अ प्लॉट ऑफ लैंड जहां पे नेमाटोड नहीं है। अब हमने क्या किया, इस प्लॉट में हमने टिलिंग की, टिलेज किया इस प्लॉट में, और सेम इक्विपमेंट से इसका भी टिलेज क्या कर दिया, विदाउट इवन वॉशिंग द एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। तो क्या होगा, इस प्लॉट ऑफ लैंड जहाँ पे नेमाटोड की इन्फेक्शन बहुत, सॉइल में नेमाटोड ज्यादा थी, तो वो वाला नेमाटोड जो कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में स्टिक किया हुआ है सॉइल के साथ साथ, तो इधर आ गया। तो ये वाले प्लांट में भी वो अपना जो है रिप्रोड्यूस करके फर्दर अपना जो है वंश बढ़ाता रहेगा। तो ऐसे अगर हम बिना स्टेरिलाइज किए इक्विपमेंट को एक फील्ड से दूसरे फील्ड में यूज करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली नॉट ओनली नेमाटोड, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई बैक्टीरिया एंड नेमाटोड को एक फील्ड से दूसरे फील्ड में पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा भी, जो हम अभी वायरस की बात कर रहे थे, तो वायरस का क्या रहता है, ये कोई अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है दोनों प्लांट, तो इजीली एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डाल देते हैं। या कभी कभी कुछ वेक्टर्स रहते हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स रहते हैं, जो कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिशन कर देते हैं। मतलब एक प्लांट में उसने अपना लीफ से, फॉर एग्जांपल कोई लीफ माइनर है, कोई एफिड है, तो क्या करेगा, वो पत्ता एक प्लांट में पत्ता खाए जिसमें वायरस था, तो दूसरे प्लांट में गया, वो उसमें वायरस इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन उसने
पत्ता खाने के टाइम पे वो जिस पत्ता को खा रहे थे उसमें ऊंट कर दिए, तो उसकी जो सलाइवा में वायरस भरी थी वो भी दूसरे प्लांट में चला गया, तो इस ऐसे इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे पैथोजन, वायरल पैथोजन से अगर बचना है तो हमको क्या करना है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में प्लांट्स ना आए, इसीलिए दोनों प्लांट्स के रो में काफी गैप होना चाहिए, एक प्लांट दूसरे प्लांट से काफी स्पेस में रहना चाहिए, और इंसेक्ट जो है इसको भी हम, इंसेक्ट पॉपुलेशन को कम करना चाहिए। अब क्या करें, जो फंजाई और बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में इजीली चुपचाप पड़े रह सकता है विदाउट इवन प्रेजेंस ऑफ एनी प्लांट, ये चुपचाप पड़ा रह सकता है क्योंकि ये जो है डेड मैटर पे ही जिंदा रहता है। तो ये जो है इसको जनरली हाई अगर मॉइस्चर है तो ये इसका ये बहुत ही ज्यादा अपना ग्रोथ कर लेता है, तो हमको सॉइल में ज्यादा मॉइस्चर देनी नहीं चाहिए, तो ड्रिप इरिगेशन करनी चाहिए। और ऐसे भी ज्यादा अगर हम मॉइस्चर देते हैं तो वो तो सॉइल में ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो जा सकता है, तो मॉइस्चर सॉइल की कम करनी चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि अपार्ट फ्रॉम नेचर, नेचर जो एनवायरमेंटल फैक्टर दे रहा है सॉइल में, जैसे बरसात में सॉइल में और एयर में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने तरह से अगर सॉइल में फिर से वो ज्यादा इरिगेट कर रहे हैं सॉइल को, तो सॉइल की मॉइस्चर बढ़ रही है, और जो फंजाई है, बैक्टीरिया है और निमाटोड की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो स्प्रे इरिगेशन या ओवर इरिगेशन तो करना ही नहीं चाहिए, ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हमको रखना है ताकि डिजीज ना हो, क्योंकि डिजीज होने के लिए क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए, सॉइल और एयर की जो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब मगी कंडीशंस में ये पैथोजेंस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और सॉइल ज्यादा कंपैक्ट हो या उसकी टीलेज करी हुई हो इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड इक्विपमेंट से, या प्लांट की जो है ना स्पेसिंग सही नहीं है, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, सीड बेड सही से हमने प्रिपेयर नहीं किया, तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर डिजीज के लिए तैयार होता है। सो ये है हमारा कंक्लूजन कि जो पैथोजन है, तो वो मतलब एक डिजीज ट्रायंगल के लिए आपको पैथोजन की जरूरत है जो कि हाई वायरुलेंट हो, बहुत ही मतलब एग्रेसिव हो, और डिफरेंट कंडीशन में ये ग्रो कर सकता है। मतलब पैथोजन जैसे फंजाई अगर होस्ट है नहीं भी है तो भी ये सॉइल में इजीली टिक सकता है, और इसकी बहुत इजी डिस्पर्सल हो, जैसे फंजाई है तो ये वाटर से भी डिस्पर्स्ड होती है इसके स्पोर, ये एयर से भी डिस्पर्स्ड होती है, फिजिकल कांटेक्ट से तो होती ही है। तो इसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डिस्पर्सल जो है ये बहुत डाइवर्स है, इसीलिए ये बहुत तगड़ा पैथोजन है। पैथोजन के बाद आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, रेनफॉल कितनी है, ड्यू मतलब मॉइस्चर कितनी है, लीफ वेटनेस पीरियड कितनी है, ये सारे हमको दिखते हैं। और इसके अलावा द थर्ड थिंग इज द होस्ट। होस्ट अगर ससेप्टिबल है, मतलब इसकी रेजिस्ट करने की, लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो ये इसको हम ससेप्टिबल होस्ट बोलते हैं। और ऐसे होस्ट में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि प्लांट पैथोजन को रेजिस्ट नहीं कर पाते, मतलब रेजिस्टेंट जीन्स जो है, रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है, ताकि ये डिजीज फाइट नहीं कर पाते। अब आते हैं थोड़ा सा डिजीज साइकिल पे देख लेते हैं। कोई भी प्लांट है उसमें जब से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आया या मैं कोई भी पैथोजन जैसे ही कांटेक्ट में आए, दैट इज कॉल्ड द इनोकुलेशन।
फिर उसके बाद आइदर तो डायरेक्ट पेनिट्रेट कर जाता है, कोई वुंड से पेनिट्रेट करता है या स्टोमाटा से पेनिट्रेट करता है। तो जैसे ही पेनिट्रेट हुआ तो उसके बाद वो अपना ग्रोथ करता रहता है। दैट इज कॉल्ड द इन्फेक्शन। जब ग्रोथ मासिव हो जाती है, वी कॉल इट इन्वेशन। एंड देन जब रिप्रोडक्टिव बॉडी तैयार करने लगते हैं पूरे, जैसे लीफ से लेके स्टेम से लेके सारे ऑर्गेन्स में पहुंच गए और रिप्रोडक्टिव बॉडी तैयार करने लगे, दैट इज द कोलोनाइजेशन। उसके बाद आते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव बॉडी तैयार हुए उसकी जो स्पोर्स है, उसकी जो मतलब प्रोपाग्यूल्स है जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं, तो ये सारे को जो दूसरे प्लांट्स तक ये फैला दे रहे हैं, मतलब डिस्पर्स कर रहे हैं, दैट इज डिसेमिनेशन। और वो स्पोर्स जब सॉइल में इन एब्सेंस ऑफ अनदर प्लांट बॉडी सॉइल में चुपचाप पड़े रहते हैं, दैट इज द डोरमेंसी पीरियड। तो इसमें हम आपको दिख रहा है कि एक बार जो है होस्ट में पहुंच गए तो इट जर्मिनेट्स, देन इट पेनिट्रेट्स। जर्मिनेट्स मतलब से फॉर एग्जांपल ये हमारा फंगस का स्पोर है एंड दिस इज द एपिडर्मल टिश्यू। तो इट विल बी लाइक पुटिंग फॉर्थ द जर्म ट्यूब। फिर क्या करेगा, वो जर्म ट्यूब पेनिट्रेट करेगा और हाइफा बनाता रहेगा, दैट इज द इन्फेक्शन। प्लांट में ग्रोथ करता रहेगा, जैसे हाइफा बन गया तो हमको रस्ट की लेशन या स्मट की लेशन दिख जाएंगे। देन वो लेशन क्या होती है, एक्सेस ग्रोथ हो गया और अपना रिप्रोडक्टिव बॉडी भी बना लिया। तो वो रिप्रोडक्टिव बॉडी स्पोरुलेट करके वो स्पोर्स जो है हवा या पानी से फैल जाता है, दूसरे प्लांट में जाके अटैच हो जाता है। जस्ट गो थ्रू इट, यही जो मैंने बताया था। सो दिस इज द डायग्राम के स्पोर्स जो है प्लांट में गई, प्लांट में इसने पेनिट्रेट किया, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली इसकी हाइफल ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने के बाद ये अपना प्रोपाग्यूल्स बनाने लगे। प्रोपाग्यूल्स आइदर तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऐसे प्रोपाग्यूल्स बनने लगे। फिर प्रोपाग्यूल्स को आइदर एयर से, वाटर से, या तो अगर वायरस है तो वो कोई वेक्टर से दूसरे प्लांट्स बॉडी तक ये पहुंचाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिजीज ट्रायंगल। कभी कभी लोग इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ कंपोनेंट भी डाल देते हैं। फोर्थ कंपोनेंट इज द टाइम एंड द फिफ्थ कंपोनेंट इज द ह्यूमन इफेक्ट। हम ह्यूमन कैसे इसको मतलब डिजीज स्प्रेड को हम कैसे और ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं हमारे केयरलेसनेस के वजह से। सो दैट इज द ह्यूमन इफेक्ट। सो दैट दीज आर द फोर्थ एंड द फिफ्थ कंपोनेंट, तभी ये ट्रायंगल नहीं रहेगा। तो एनीवे तब इसको हम पेंटागन बोल सकते हैं। एनीवे जो प्लांट पैथोलॉजी की सारे जो वीडियोस के लिंक मतलब प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। कोई भी वीडियो आपको रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज मुझे नया वीडियो अगर बनानी है तो आप इसका जो रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री है लेकिन मुझे एनकरेजमेंट मिलती है आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए। थैंक यू।